चलिए जरा भविष्य में एक नजर डालते हैं जहां हमारा सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। इसकी वजह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा अगर ये हमें हर जगह देखने को मिले, जैसे खेती, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और ग्राहक सेवा आदि तक। वैसे देखा जाए तो ये मेहनती कर्मचारियों के लिए एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों की जगह पूरी तरह से एआई द्वारा ले ली जाए। इसका मतलब ये होगा कि इंसानों ने प्रगति की तरफ एक और कदम रख दिया है। एआई से इंसानों के काम करने की कुशलता बढ़ जाएगी और काम में उनका दिल भी लगने लगेगा। क्यूरियस पंथी आपको बताएगा कि आने वाले कल में एआई काम करने के तरीकों में कैसे बदलाव लाएगा। बैंकिंग। जरा सोचिए कि आप बैंक में गए हैं और वहां पर आपको अपने सभी लेन देन के लिए कोई भी लाइन नजर ना आए। आसपास जहां भी नजर जाए तो आपको सिर्फ मशीनें ही नजर आएंगी जो आपका सारा काम बस पल भर में कर देंगी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसका मतलब ना कोई टेलर, अकाउंटेंट और ना ही ब्रोकरेज क्लर्क होगा, सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट ही होंगे। रिटेल। क्या आपने कभी शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स और सेल्फ चेकआउट मशीन्स को काम करते हुए देखा है? अच्छी बात यह है कि ये तो अभी बस शुरुआत ही है। बहुत सारे काम जैसे सामान पैक करना, रखना, कैश लेना या देना, इन सारे कामों को एआई बदल कर रख देगा और हमें सिर्फ जरूरत होगी भी तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की। मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंसानों द्वारा की जाने वाली छोटी सी गलती भी कितनी नुकसानदायक हो सकती है? एआई से न सिर्फ ज्यादा निर्माण होगा बल्कि इंसानों द्वारा की जाने वाली गलतियां भी कम हो जाएंगी और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। कार्यालयों में होने वाले काम बंद हो जाएंगे, लेकिन सेल्स प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ जाएगी। हेल्थ केयर। कैसा हो अगर डॉक्टर से मिलने से पहले ही आपको आपकी बीमारी के बारे में पता चल जाए? वैसे ये दिन भी दूर नहीं है। एआई पहले से ही सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने और रोगी की आम जानकारी लेना सीख रहा है। यानी अब इन सब की जानकारी रखने के लिए स्टाफ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नर्सेज और डॉक्टर्स को कभी भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मरीजों का हाल पल भर में ऊपर नीचे हो जाता है और ऐसे में एआई सक्षम नहीं है। माइनिंग और एनर्जी। इंसान हमेशा से ही पृथ्वी से अनमोल खजानों की तलाश में लगा रहता है और एआई की मदद से कई माइनिंग और एनर्जी कंपनियों को फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, उनका उत्पादन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंसानों द्वारा बार बार किए जाने वाले काम और प्रशासनिक काम जैसे कि मीटर रीडिंग का काम भी एआई ही करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जॉब्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इन तकनीकों का इस्तेमाल करने में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी है। एआई की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो सकती है। एआई अपने दम पर नहीं सोच सकता है, वो केवल उस काम को करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है। नई परिस्थितियों से निपटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए काम खराब भी हो सकता है। उनका रख रखाव और मरम्मत काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। ये कर्मचारियों को आलसी बना सकते हैं, क्योंकि जब ये होंगे तो कर्मचारी अपना सारा काम इन्हीं से करवाएंगे। इतना सब जानने के बाद हम यही कह सकते हैं कि एआई इंसानों की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके काम करने के तरीकों को जरूर बदल सकते हैं। कंपनियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा और कर्मचारियों को नए स्ट्रक्चर और आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी में अपनी नई जगह बनाने के लिए कुछ खास प्रयासों से गुजरना होगा। इन मशीनों के साथ काम करने के लिए इंसानों को अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा या फिर कंपनियों को नए लोगों को रखना होगा। अगर दोनों ही एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और पूरी कंपनी नई ऊंचाइयों को छुएगी। इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप शायद गणित, विज्ञान या एल्गोरिथम्स और मुश्किल सवालों वाले आईक्यू टेस्ट्स के बारे में सोचते हैं, है ना? यदि आप गणित या अलग भाषा सीखने में अच्छे हैं, तो स्कूल में पढ़ना आपके लिए एक अच्छा अनुभव रहा होगा, क्योंकि शिक्षा प्रणालियों की बात करें तो यही दो मुख्य इंटेलिजेंस हैं। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार ये चीज पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है, क्योंकि उसके अनुसार दरअसल 9 तरह की इंटेलिजेंस है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बनाई है। इसके अनुसार 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग इसमें कुशल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं 9 तरह की इंटेलिजेंस कौन सी हैं। पहले नंबर पर है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यानी प्रकृतिवादी। जिन लोगों के पास उच्च प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वे प्रकृति में ज्यादा रुचि रखते हैं, पर्यावरण की खोज करते हैं और अन्य जीवित चीजों के बारे में सीखते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे से बदलाव को भी समझ लेते हैं। इन्हें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और जूलॉजी जैसे विषयों में रुचि होती है। उन्हें कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग और बाहर घूमने का शौक होता है। दूसरे नंबर पर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत की समझ या फिर साउंड स्मार्ट। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं वो पैटर्न, लय और ध्वनियों को अच्छे से समझते हैं। संगीत को लेकर उनका प्रेम असीम होता है और ऐसे लोग अक्सर संगीत रचना यानी कॉम्पोजिशन और परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं। उन्हें गाना गाना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद होता है। इतना ही नहीं, वो संगीत के पैटर्न और स्वर को आसानी से समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, या जो गणित में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो तर्क पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। वो जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे नंबर पर है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। उच्च अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग अच्छे दार्शनिक विचारक यानी फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते हैं। वो जीवन और मानव अस्तित्व से जुड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे आए। पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी पीपल स्मार्ट। जिनके पास पारस्परिक बुद्धिमत्ता है वो दूसरों को समझने और बातचीत करने में अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और इरादों का आकलन करने में माहिर होते हैं। वे बातचीत या बिना बात किए भी लोगों को समझ जाते हैं। छठे नंबर पर है शारीरिक यानी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जिनके पास उच्च शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि है वे शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में काफी अच्छे होते हैं। वो हाथ आंख में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं और नृत्य और खेल में अच्छे होते हैं। सातवें नंबर पर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धिमत्ता। जो लोग भाषाई मौखिक बुद्धि में अच्छे होते हैं वे लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर कहानी लिखने, जानकारी याद रखने और पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये बहस करने या भाषण देने में निपुण होते हैं और वो चीजों को काफी अच्छी तरह से समझते भी हैं। आठवें नंबर पर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी सेल्फ स्मार्ट। अच्छी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्तियों में बहुत कमाल की आत्म जागरूकता होती है और वो स्वयं की भावनात्मक विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खुद का विश्लेषण करने में मजा आता है और अक्सर दिन में सपने देखना, दूसरों के साथ संबंध तलाशना और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का आकलन करने में व्यस्त रहते हैं। 9वें नंबर पर है दृश्य स्थानिक यानी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग आसानी से चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं, साथ ही उन्हें पैटर्न्स पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग जल्दी ही किसी पहेली, चित्र, ग्राफ या चार्ट्स को सुलझा लेते हैं या समझ लेते हैं। और तो और ये नक्शे भी बहुत जल्द ही समझ लेते हैं। तो ये थी 9 प्रकार की इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है कि आप सबसे अच्छे किसमें हैं? इंटरनेट, जिसकी शुरुआत 1969 में एक एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, आज दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है। ये सब बस एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ कि ऐसे कंप्यूटर हों जो एक दूसरे से बात कर सकें। नतीजतन आज दुनिया भर में हमारे जुड़े रहने के तरीके बदल चुके हैं। इंटरनेट 1990 के दशक में ही पूरी दुनिया में छा गया। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक अलग नजरिया दिया है। पहले की किसी भी तकनीक की तुलना में इसने हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया है और प्रभावशाली बनाया है। लेकिन इंटरनेट ने असल में हमारे जीने के तरीकों को कैसे बदला है? तो आइए हमारे जीवन को बदलने वाले उन 10 तरीकों पर नजर डालते हैं। नेविगेशन। इंटरनेट से पहले आपको कहीं पहुंचने के लिए रास्ता पूछने की जरूरत पड़ती थी या फिर आपको कहीं पहुंचने के लिए नक्शे की जानकारी होनी जरूरी होती थी। लेकिन अब आपको कहीं भी पहुंचना हो तो बस आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा, खरीदारी। इंटरनेट से पहले Amazon सिर्फ एक नदी ही थी। अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते और आपको खरीदारी के लिए स्टोर या मॉल में जाना पड़ता तो वहाँ कुछ ही ब्रांड्स होते थे और विकल्प बहुत कम। आज हमें सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है और एक क्रेडिट कार्ड की, और बस हम पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा, डेटिंग। पहले की बात करें तो अगर आपको किसी को डेट करना होता था तो आपको पहले उससे पूछना पड़ता था, और अगर आप शर्मीले किस्म के हैं तो आपको प्रेम पत्र के जरिए अपनी दिल की बात कहनी पड़ती थी या किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ती थी।
लेकिन अब इंटरनेट ने आपका काम आसान कर दिया है। कई डेटिंग साइट्स मौजूद हैं और बस आप बाएं या दाएं स्वाइप करके अपने दिल का हाल किसी को भी बता सकते हैं। चौथा, संचार यानी कम्युनिकेशन। इंटरनेट के पहले लोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए पेन और पेपर का इस्तेमाल किया करते थे। चिट्ठी को लिफाफे में डालकर उस पर मुहर लगाकर पोस्ट कर देते थे और चिट्ठी के पहुंचने का इंतजार करते थे। इसमें कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज ये पल भर में हो जाता है। आप दुनिया में कहीं भी अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं और ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही मुमकिन हो पाया है। पांचवा, समाचार यानी न्यूज। पहले लोगों को समाचार के लिए समाचार पत्र का इंतजार करना पड़ता था। दुनिया भर में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज सब चुटकियों में हो जाता है। किसी भी बड़ी घटना की जानकारी पल भर में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है, वो भी इंटरनेट की बदौलत। छठा, नौकरी ढूंढना। पहले लोग नौकरी की तलाश अखबारों में दिए गए विज्ञापनों या मैगजीन्स में करते थे या फिर किसी जानकार की मदद लेते थे। वैसे तो आज भी नौकरी के लिए आपके पास अच्छी डिग्री या काबिलियत होनी चाहिए और उसके लिए आपको एक अच्छा माध्यम भी चाहिए, लेकिन आज ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं जो आपके और नियोक्ताओं के बीच के फर्क को कम कर रहे हैं। सातवां, नए कौशल यानी स्किल्स सीखना। इंटरनेट से पहले कई कलाओं को सीखना, जैसे खाना बनाना, गिटार बजाना, पेंटिंग वगैरह वगैरह, उसके लिए आपको किसी एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको बस इतना करना है कि इंटरनेट पर जाएं और एक ट्यूटोरियल वीडियो की खोज करें और एक विशेषज्ञ वास्तव में आपको वीडियो के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से सिखा सकता है। आठवां, मनोरंजन। इंटरनेट से पहले आपको अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देखने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता था और अगले भाग के लिए तो पूरे हफ्ते रुकना पड़ता था। गाने सुनने का मन हो तो आपको या तो रेडियो या फिर कुछ म्यूजिक चैनलों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज स्ट्रीमिंग सर्विस की मदद से हम जो चाहे जब चाहे वो देख या सुन सकते हैं। नवां, पढ़ना। इंटरनेट से पहले आपको किसी नए विषय पर पढ़ने के लिए या तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था या किताबें या एनसाइक्लोपीडिया खरीदने पड़ते थे। आज हम किसी भी चीज को गूगल पर ढूंढ सकते हैं और हर चीज का जवाब हमारी उंगलियों पर है। यूँ समझिए कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमारी हथेली पर है। 10वां, गेम्स खेलना। कुछ दशक पहले तक जब तक अंधेरा ना हो जाए या बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम ना आ रहा हो, उन्हें घर के अंदर बुलाना मुश्किल होता था क्योंकि वो सारा दिन बाहर ही खेलते रहते थे। और आज माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने और गैजेट से उनका पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इंटरनेट हमारे लिए वरदान की तरह साबित हुआ है, फिर चाहे वो शिक्षा की बात हो, मनोरंजन की बात हो, संचार की बात हो या कोई भी चीज हो। इंटरनेट पर आपकी हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसकी निर्भरता और लत को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब तक इंटरनेट सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और ना कि हमारी मजबूरी और निर्भरता, तब तक यकीनन इंटरनेट हमारे जीवन को आसान बना सकता है। क्यों, सही कहा ना? जरा सोचिए, नाश्ते का वक्त हो चुका है, आपको बहुत जोरों की भूख लग रही है और आपका टोस्ट भी जल रहा है और वहीं आप अपने बॉस या कॉलीग से बात कर रहे हैं, काम की समस्या को हल कर रहे हैं। जरा सोचिए, आप रात भर जागकर अपना काम खत्म करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी मेहनत बेकार जा रही है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से काम शुरू करें और कहां पे खत्म, और ये सब घर पे काम करने की वजह से। डर गए ना? लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना, कोरोना वायरस के प्रकोप के डर से हम सभी को घर पर रहने के लिए कहा गया है और ज्यादातर सभी घर से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या घर से काम करना मुश्किल भरा है? तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि सारा काम समय पर हो जाए? क्यूरियस पंक्ति से भरे ऐसे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे आपकी दिनचर्या नहीं बिगड़ेगी और काम भी समय पर हो जाएगा। सुबह जल्दी उठें, काम को पूरा करें। देर रात तक जागने से आपकी सारी दिनचर्या बिगड़ सकती है और फिर काम को पूरा करने की जद्दोजहद से आपका मन परेशान रह सकता है और इसकी वजह से आप गलतियां करने लगते हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं, पूरे दिन की योजना बनाते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं तो आपका काम सही तरीके से होगा। तो घर से काम करने के लिए जल्दी उठें और योजना बनाकर काम करें, बदलाव लाएं और व्यवस्था पाएं। वैसे वास्तव में तो आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लेकिन ताज़ा रहना जरूरी है, इसलिए नहा लें, अपनी कॉफी पिएं, आरामदायक कपड़े पहनें और बस काम पर बैठ जाएं। कपड़े बदलने से आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऑफिस सेटअप में हैं। इतना ही नहीं, आप अपने घर में काम करने की जगह को भी अलग कर लें, जहां आप शांति से ऑफिस का काम कर सकें और आपको काम करने का माहौल मिल सके। अगर परेशानी का हल है खोजना, तो बनानी होगी पक्की योजना। अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। कामों की एक लिस्ट बनाएं,
एक टारगेट सेट करें, सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले करें। अपने दिन की योजना को अपने प्राकृतिक चक्र के अनुसार बनाएं। दिन का सबसे मुश्किल काम उस वक्त करें जब आप में सबसे अधिक ऊर्जा हो। ध्यान भटका तो जोर का लगेगा झटका। जी हाँ, सही सुना आपने। ध्यान को भटकने मत दीजिए। क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ध्यान बार बार इधर उधर भटकने लगे। अपने आप को समय का पाबंद बनाएं। आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब चाहे वो पेट्स हों, बच्चे हों, बाकी के घर वाले हों या फिर दोस्त हों। नियम बना लें और अपने घर के बाकी लोगों को भी बता दें कि आपको डिस्टर्ब ना करें। उन्हें ये बताएं कि आपका काम कितना ज्यादा जरूरी है। लगातार काम कर देगा परेशान। घर से काम करना भारी पड़ सकता है। आपको खुद को हद से ज्यादा थकाना नहीं है। ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लें, कॉफी पिएं, आंखों को आराम दें, पीठ को आराम देकर अच्छा म्यूजिक सुने और बढ़िया खाना खाएं। एक अच्छे ब्रेक से आपकी ऊर्जा वापस आ सकती है और आपका काम अच्छे से पूरा हो सकता है। कुछ समझ ना आए तो बस अपना फोन उठाएं। घर से काम करने में अपनी टीम के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है। लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। जितने विस्तार से ईमेल लिख सकते हैं लिखें। विवरण जितना अधिक होगा, सामने वाले को उतनी ही अच्छी तरह समझ में आएगा। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी बात को और अच्छी तरह से समझा पाएंगे और इससे अच्छा कनेक्शन भी बनता है। तो ऑनलाइन कॉल और मीटिंग शेड्यूल करें। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बस इन तरीकों को अपनाना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।